तो बच्चों आज हम आपको ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या फिर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बताओगे। इनकी जो फर्स्ट लिमिटेशन थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, आपको भी पता कि इन्होंने क्या डिस्कवर करी थी, न्यूक्लियस डिस्कवर करी थी, लेकिन उसके साथ ही इनकी कुछ लिमिटेशन भी थी जो हम अभी आपको बताओगे किस तरीके से। यहाँ देखो, इन्होंने अपना जो मॉडल दिया उसमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं या मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, यानी न्यूक्लियस यानी हैवी पार्टिकल्स तो इसके सेंटर में है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रही। ठीक है बच्चों, कहाँ कर रही? न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रही। और इन्होंने लगे हाथ ही कंपेयर कर दिया था इसे किसके साथ? सोलर सिस्टम के साथ। और ये कहा था कि जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स है उसे कौन बैलेंस कराएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी वजह से एक दूसरे के पास नहीं आते। ठीक है, और सोलर सिस्टम से भी कंपेयर करा, जिस तरीके से अर्थ, मार्स वगैरह हैं और वो सन के अराउंड मूव कर रहे। तो यहां पे उन्होंने गलती कर दी। गलती ये कर दी कि जो सोलर सिस्टम का न्यूटन्स लॉ था मोशन का, वो सिर्फ किसके लिए था? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए था, न कि माइक्रो। यानी कि बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अर्थ है, सन है, इसके लिए था, ना कि वो एटम्स बहुत छोटा जो दिखाई भी नहीं देता, जो कहीं से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा जा। ठीक है बच्चों, इतने छोटे पार्टिकल्स के लिए उन्होंने अपना लॉ नहीं दिया था न्यूटन्स ने। तो सबसे बड़े मिस्टेक ये थी। और दूसरा, फिर जो प्लेनेट है या सन है उन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज भी प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यहाँ तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया। तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई ये नहीं कर पाए, इन्होंने कंपेयर कर दिया। लेकिन जो लॉ दिया गया था न्यूटन्स के द्वारा वो कहीं के लिए दिया गया था बच्चों? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी जो बड़े होते हैं, जिनका मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए नहीं कि जिनका मोलिकुलर मास बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत थोड़ा हो। ठीक है, तो और दूसरा ये था कि जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसमें ये कहा था कि कोई भी जो एनर्जी रखता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? एनर्जी रख रहा, जब तो मूव ही कर रहा तो वो रेडिएशन करता है, रिलीज करता है, एमिट करता है रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करता 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 फिर कहाँ चले जाएगा? एक टाइम ऐसा होगा कि वो न्यूक्लियस से टकराओगा और पूरा का पूरा जो एटम है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। आपको भी पता है एटम क्या है? स्टेबल है। तो बहुत सारी चीजें थी जिन्हें एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, मैं फिर कह रहा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी बिल्कुल एक्सप्लेन रदरफोर्ड के द्वारा नहीं करी गई। इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर न्यूक्लियस के आउटर पार्ट में मूव करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, खुद बताया उन्होंने। ठीक है, कि ये चार्ज पार्टिकल है। लेकिन इन्होंने साथ ही से सोलर सिस्टम से भी कंपेयर कर दिया, जिन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। और जो न्यूटन्स लॉ है सिर्फ एप्लीकेबल होगा कहीं के लिए? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी बड़े पार्टिकल्स के लिए, छोटे पार्टिकल्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो वो थ्योरी इस पर लागू नहीं होगी। दूसरा, मैक्सवेल ने क्या कहा था अपनी रेडिएशन थ्योरी में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है जो एनर्जी रखता है, वो एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में, हमने बताया भी आपको, क्या करता है? वो एमिट करता है, रिलीज करता है। इस प्रकार से जब ये इसके चारों ओर घूमेगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज करते करते एक टाइम ऐसा होगा कि इससे टकरा जाएगा, और इस तरीके से जो एटम है उसमें क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन असल में एटम में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। ये स्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सभी बच्चे नोट कर। तो सेकंड वन है बच्चों, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो हमने अभी पिछली वीडियो में लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी आप उसे कह सको उसकी स्टडी करी थी। आपने देखा था कि फोटोग्राफी प्लेट पर बहुत सारी लाइंस जो नजर आई थी उनके बारे में कोई भी ये जवाब नहीं दे पाया रदरफोर्ड।
ठीक है, इन्होंने तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है कंटिन्यूअसली, जबकि हमें क्या पता चला मैक्सवेल प्लांक्स थ्योरी से, मैक्स प्लांक थ्योरी से हमें क्या पता चला कि कोई भी जो बॉडी होती है जो एनर्जी रिलीज करती है वो डिसकंटिन्यूअसली करती है, न कि कंटिन्यूअसली। तो ये बिल्कुल भी लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई भी जवाब देने लायक नहीं थे। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कोई भी अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, जिसे आगे चल के किसने एक्सप्लेन करा, बोर्ड ने। और बोर्ड ने भी, जैसे हम बताओगे उसकी भी लिमिटेशन है, उसने भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले जैसे हाइड्रोजन का ही लाइन स्पेक्ट्रम दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों थर्ड वन है इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि हमने बताया बहुत सारी खामियां थी, सब एक खामी ये भी थी कि भाई जैसे आप देखो किसी स्कूल में आप चले गए और इस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछो भाई इसमें कितनी क्लास हैं, कितने कमरे हैं, और उन क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, और जो प्रिंसिपल है वो ये ना बता पावे भाई किस क्लास में कितने तो स्टूडेंट हैं और कितनी वहां टोटल क्लास है, तो उसका फेलियर होगा। ठीक इसी तरीके से जो रदरफोर्ड थे इन्होंने ये नहीं बताया कि किसी भी जो एटम है उसमें टोटल कितनी तो सेल हैं, उन सेलों में यानी टोटल सेल नंबर नहीं बताए, उन सेलों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताए, कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या होगी, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा। तो इन सब के बारे में बिल्कुल भी इस मॉडल में नहीं बताया गया, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है और उनका एनर्जी लेवल क्या है, वो रदरफोर्ड ने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करा। और इस फेलियर के बाद फिर 1913 और 14 में एक मॉडल आया, बोर मॉडल, जिन्होंने पूरी तसल्ली से एक्सप्लेन करा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और ये भी बताया 2n² कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके बाद हम आपको बोर मॉडल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों।